हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच कुछ जीएस के प्रश्न लेकर के, जो यूपी कैटेट और अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, ब्लैक हार्ट बीमारी। ब्लैक हार्ट बीमारी जो है वो किसकी बीमारी है? आलू की है, बंद गोभी की, टमाटर की, खीरा की। तो ब्लैक हार्ट जो बीमारी होती है वो आलू में लगती है और ऑक्सीजन की कमी से लगती है। किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। तो इसका हो गया हमारा आलू। पौधों में रोग कारक वायरस में होता है, जो प्लांट वायरस होता है उसमें क्या होता है? केवल आरएनए, केवल डीएनए, डीएनए और प्रोटीन कवच, आरएनए और प्रोटीन कवच। प्लांट वायरस मोस्टली जितने भी होते हैं वो सब हमारे आरएनए वायरस होते हैं। और केवल आरएनए तो होता नहीं वायरस में। वायरस में क्या होता है? केवल आरएनए नहीं होता, उसमें आरएनए और प्रोटीन दोनों होते। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला, 4 नंबर वाला विकल्प सही हो जाएगा। उसके बाद जो डीएनए और प्रोटीन कवच है वो ह्यूमन वायरस में होता है, जो ह्यूमन बीमारी में करता है। माइकोप्लाज्मा किसके प्रति संवेदनशील है? माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया की तरह ही होता है। एक उसके लिए एंटीबायोटिक की प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है 2 नंबर पे, ये संवेदनशील इसके प्रति माइकोप्लाज्मा, यानी उसके माइकोप्लाज्मा के कंट्रोल के लिए हमें टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करेंगे। कौन सा कीटनाशक माइट के कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है? इंडोसल्फान, टॉक्साफान, साइफरमेथ्रिन, मोनोक्रोटोफास। माइट्स यानी किलनी जो होती है उसके लिए कंट्रोल के लिए हम मोनोक्रोटोफास का यूज करते हैं। इंडोसल्फान बैन हो चुका है, अभी इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, वरना अपने लोगों के लिए यूज नहीं है। इनमें से कौन घरेलू उपयोग के लिए नहीं है? इनमें से कौन सा विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है? केला, अमरूद, आम, गेहूँ। इसमें आम जो है, लेकिन पका हुआ आम। कैसा आम? पका हुआ आम। जो पका हुआ आम होता है वो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। तो ये हो गया हमारा विटामिन ए का प्रचुर स्रोत। अमरूद में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, केला में विटामिन बी। महू के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। विटावैक्स, मैलाथियान है, विटावैक्स है, थिरामाइड, आइथेन, जेड78 है। 2, 3, 4 नंबर वाले तीनों क्या है? फफूंदीनाशक है, फंजीसाइड है। और माहू क्या है? कीट है। तो कीट के लिए इंसेक्टिसाइड यूज किया जाएगा, तो इसका हो जाएगा मैलाथियान। उसके बाद इनमें से कौन सी ट्रैप फसल है? ट्रैप फसल वो होती है जो हमारी मेन फसल है उसके आसपास या उसके चारों तरफ लगा दी जाती है, और जो कोई विशेष कीट होता है उसका सेकेंडरी होस्ट होता है, वो जो ट्रैप क्रॉप होती है। ट्रैप का मतलब होता है किसी को अपने जाल में फंसाना। ट्रैप का मतलब क्या होता है? किसी को अपने जाल में फंसाना। तो कीट को मतलब मेन फसल से हटा करके उसके लिए दूसरी फसल की तरफ मोड़ देना, यानी उसे दूसरे जाल में फंसा देना, इसी को कहते हैं ट्रैप क्रॉप। तो इसमें भिंडी हमारी ट्रैप क्रॉप है, जो कपास में ट्रैप क्रॉप के रूप में पिंक बॉल वर्म के लिए यूज की जाती है, पिंक बॉल वर्म के कंट्रोल के लिए। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक। सिट्रिक अम्ल हमारा पाया जाता है नींबू में, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला में, और टार्टेरिक अम्ल हमारा पाया जाता है अंगूर का टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? लाल रंग का जो प्रकाश होता है, नीला, लाल, हरा, पीला दे रखा है, तो इसमें जो लाल रंग का प्रकाश होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज के लिए एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनने का पर शुद्ध लाभ होता है। ये बहुत पूछा जाता है और कभी इस पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे। इसमें नेट लाभ जो होता है 2 ATP का होता है, 2 ATP का। उसके बाद क्या है? बंगाल का अकाल। बंगाल का अकाल जो पड़ा था, धान में एक बीमारी लगी थी ब्राउन लीफ स्पॉट, जिसका वो काजल ऑर्गेनिज्म फंगस था, और उस फंगस का नाम था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, जिसके कारण ब्राउन लीफ स्पॉट की बीमारी लगी थी। और ये बंगाल फैमान हुआ था, जिसमें लगभग 30 लाख लोग से ज़्यादा की मृत्यु हुई थी। तो ये हमारा 1943
1943 में बंगाल फैमान हुआ था और 1845 में जो आयरिश फैमान था जिसमें फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस जो आलू का पछेती झुलसा है वो किसके कारण होता है? फाइटोप्थेरा इन्फेस्टांस की वजह से होता है। तो आलू की पछेती झुलसा की वजह से आयरलैंड में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और जिसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। टुंगरू जो है, टुंगरू बीमारी किसकी? टुंगरू एक वायरस से होने वाली बीमारी है और ये बीमारी हमारे गेहूं में होती है। टुंगरू बीमारी किस में होती है? टुंगरू वायरस होता है और ये बीमारी हमारे गेहूं में होती है। उसके बाद हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने आतंकी को हाल ही में वैश्विक आतंकी घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इस आतंकवादी को बहुत से दिनों से भारत प्रयास में था कि इसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चीन उसे वीटो लेकर के बचा रहा था। लेकिन इस बार चीन ने जब चारों सदस्य एक पक्ष में हो गए तो चीन ने वीटो नहीं लिया, क्योंकि उसने सोचा कि इसमें मेरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि खराब होने के डर से उसने नहीं लिया। तो ये जो आतंकवादी जो था इसका नाम था अब्दुल रहमान मक्की, विकल्प नंबर 3 अब्दुल रहमान मक्की। हाई कोर्ट ने कोरोना के हाल में स्कूलों को कितने % फीस कटौती का आदेश दिया था? इसमें 30, 15, 20, 25 नहीं है, 15% जो है 15% फीस को वापस करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। देखते हैं क्या होता है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक भारत के किस देश को सबसे अधिक निर्यात किया गया? तो अगर अप्रैल से दिसंबर की बात करें तो सबसे ज़्यादा भारत ने निर्यात जो किया है वो अमेरिका के लिए किया है। सबसे ज़्यादा निर्यात किसको किया? अमेरिका के लिए किया जाए। अगर निर्यात में प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा रूस में हुई है, लगभग 400% की वृद्धि हुई है निर्यात में। और आयात तो चीन से सबसे ज़्यादा हुआ ही है। पहली बार इतना आयात जितना चीन से अभी हुआ है, आज तक कभी इतना आयात नहीं हुआ जितना व्यापार घाटा इस समय चीन के साथ भारत का पहुंच गया है। व्यापार घाटा जब उसे कहते हैं जब हमारा निर्यात कम हो और आयात ज़्यादा हो। मान लो निर्यात हमारा हुआ $100 अरब और आयात हुआ $150 अरब, तो $50 अरब का व्यापार घाटा हुआ। ये है। तो हाल ही में चर्चा में RBM का पूरा नाम, चुनाव आयोग ने चर्चा में ये किया हुआ है इसको रिमोट वोटिंग मशीन विकल्प नंबर 3 है इसका। इस पर चर्चा की गई कि भाई पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग 30 करोड़ मतदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। वो किसी ना किसी कारणवश से अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए थे। तो इसको लेकर के चुनाव की एक मंशा है कि भाई अधिक से अधिक मतदान कराया जाए। तो वो चाह रही कि एक रिमोट वोटिंग मशीन के माध्यम से उनसे वहीं से वोट डाला जाए। हालांकि विपक्षी दलों ने इसे अभी मना कर दिया। देखें आज आगे चुनाव आयोग की क्या इरादे हैं। भारत का 5G सक्षम ड्रोन, पहला 5G सक्षम ड्रोन क्या है? इसका नाम है स्काई हॉप। फ्लाई ड्रोन नहीं है, स्काई ड्रोन नहीं है, स्काई हॉप है। स्काई हॉप क्या नाम है इसका? विकल्प नंबर 3 सही है, स्काई हॉप। उसके बाद क्या है? वरुण किन 2 देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? वरुण जो है भारत रूस, भारत फ्रांस, जे भारत और फ्रांस के बीच जो है वो द्विपक्षीय क्या है? नौसैनिक अभ्यास। और जो वायुसैनिक जो अभ्यास है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गरुड़। गरुड़ क्या कहते हैं? गरुड़। वायुसैनिक जो है वो गरुड़। और जो हमारा थल सेना का है संयुक्त अभ्यास जो फ्रांस के और भारत का, उसका नाम है शक्ति। इनमें से कौन सा जीन मक्का में उच्च प्रोटीन युक्त प्रजाति विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? मक्का में RH10 नहीं है, DGO जीन धान में किया जाता है, OPEC2 किया जाता है मक्का में, नॉरेंटेन गेहूं में। तो OPEC2 जीन जो है मक्का में यूज किया जाता है। टिफ्ट 23 ये प्रजाति है जो बाजरे की प्रजाति है, जो भी ड्वार्फिंग के लिए यूज की जाती है। उसके बाद आते हैं निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं लेकिन कुछ तत्वों के लिए उपयोगी है? इसमें क्या है हमारा? सोडियम। क्या है? सोडियम जो है वो आवश्यक तो नहीं है लेकिन लाभकारी है। निम्नलिखित में से कौन सा नेमाटोड रूट नॉड उत्पन्न करता है? ग्लोबोडोरा और हेट्रोडेरा जो गोल्डन नेमाटोड हैं
मिलाडोगानी स्पीसीज, यही हमारा जो है मिलाडोगानी यही रूट नोट उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या, फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है बुआई के समय, बुआई के दिन बाद क्रॉप रोटेशन के द्वारा। फास्फोरस का सबसे अच्छा उपयोग जो है वो क्या है, कूर्ण में देना। जब बुआई कर रहे हैं तो कूर्ण में देंगे। इसके निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण में पहुंचता है? फास्फोरस, जिंक, पोटास, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो बिजली तड़ित होती है, जो बिजली तड़ित होती है उसमें नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन पहुंचता है। किसके माध्यम से? और उसके बाद नाइट्रोजन जो दलहनी फसलें होती हैं उनके बैक्टीरिया द्वारा भी पहुंचता है। मटर की न्यूनतम अवधि वाली उच्च प्रजाति, इसको अर्किल और अर्ली बैजर दो प्रजातियां बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको अर्किल इसमें लगा देंगे हम। अगला है आलू के झुलसा रोग के लिए रासायनिक नियंत्रण के लिए। आलू के झुलसा के रोग के लिए हम डाइथेन M45 का यूज करते हैं, विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4। उसके बाद क्या है हमारा अगला है, गेहूँ किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? बिल्कुल सरल सा प्रश्न पूछ लिया है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाया जाता है। कटे हुए सेब के भूरे होने का कारण क्या है? जो सेब कटने के बाद भूरा हो जाता है वो एंजाइम के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? एंजाइम के कारण, एंजाइम के कारण हो जाता है। रेफ्रेक्टोमीटर से जांच की जाती है खनिज लवण की, विटामिन की, TSS की। रेफ्रेक्टोमीटर जो होता है गन्ना पक गया है, गन्ने की फसल पक गई या नहीं पक गई, इसको पता करने के लिए किया जाता है। और जब इसकी रीडिंग जो होती है, रेफ्रेक्टोमीटर की जो रीडिंग होती है वो 17 से 18 जब होती है तो हम मान लेते हैं कि गन्ना पक गया है। तो इसका विकल्प हो जाएगा TSS, टोटल सॉल्युबल साल्ट, पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। स्क्वैश किससे परिरक्षित किया जाता है? इसके लिए स्क्वैश के लिए हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं परिरक्षित करने के लिए। उसके बाद क्या, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मैसूर में है, कर्नाटका राज्य के मैसूर शहर में। उसके बाद हमारा 31 नंबर है, समुद्र तल पर जेली तैयार करने का तापक्रम। जेली तैयार करने के लिए समुद्र तल पर तापक्रम जो होता है वो, इसका विकल्प नंबर 2 सही है, 105.5 डिग्री सेल्सियस, 105.5 डिग्री सेल्सियस। गन्ने में कवक द्वारा फैलने वाली रेड रॉट नामक बीमारी, कुछ बीज जनित होते हैं रोग, कुछ भूमि जनित होते हैं, कुछ जलवायु से होते हैं, कुछ वायरस से फैलते हैं, लेकिन ये किसके फैलता है? ये गन्ने के बीज में होता है इसका पैथोजन, और गन्ने के बीज से ही फैलता है। गेहूँ का करनाल वंट की रोकथाम के लिए, बीज शोधन के लिए, इसमें तो वैसे सब यूज BSC नहीं की जाती, लेकिन बीटावैक्स, एग्रोसिन, GN, कैप्टॉन की जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछ लिया प्रभावशाली कौन सा है, तो इसमें बीटावैक्स सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है, सभी का उपयोग किया था। प्रभावशाली सबसे ज़्यादा कौन सा है? मूंगफली का जन्म स्थान, मूंगफली का जन्म स्थान बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, और ये हमारा ब्राज़ील में है। मूंगफली का जन्म स्थान ब्राज़ील में है। निम्न में से किस उर्वरक के साथ जिंक सल्फेट मिलाने पर जिंक की उपलब्धता कम हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है, फास्फोरस युक्त के साथ, फास्फोरस उर्वरक जो होते हैं अगर उसके साथ हम जिंक मिलाएंगे तो उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। संसद ने कीटनाशक संबंधी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? कीटनाशक इंसेक्टिसाइडल एंड पेस्ट एक्ट जो हुआ था 1968 में, 1968 में, विकल्प नंबर 2 सही है। टिड्डा अपने अंडे कहाँ देता है? टिड्डा जो अंडे देता है अपने पत्ती के, जो भी पौधा है उसके पत्ती की निचली सतह पर अंडे देता है। उसके बाद हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक सबसे अधिक सुरक्षित है? मिथाइल पैराथियान, कार्बाइल, DDT, फास्फामिडान। इनमें से फास्फामिडान जो कीटनाशक है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। फास्फामिडान जो है सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। मिथाइल पैराथियान, DDT तो खतरनाक है ही। उसके बाद श्वेत गिडार, वाइट ग्रब, इंग्लिश में इसको कहते हैं वाइट ग्रब, किसका कीट है? मूंगफली का कीट है। ये मूंगफली में लगता है वाइट ग्रब, बहुत ज़्यादा प्रतिशत कीट है मूंगफली का। कीट एकीकरण प्रबंधन से क्या तात्पर्य? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या किया जाता है, सारे जितने ऊपर दे रखे हैं, केमिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल, सारे इन विधियों का जो है वो उचित प्रबंधन किया जाता है। अब क्या है, आम के विकृत रूप का कारण? मैंगो माल फार्मेशन, मैंगो माल फार्मेशन का कारण है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैंगो माल फार्मेशन। और ये किससे होता है? कवक से होता है। मैंगो माल फार्मेशन कवक से होता है, जिसका नाम है फ्यूजेरियम मैंगीफेरी, फ्यूजेरियम मैंगीफेरी।
फूलों की खेती को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। मछली की पालन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। सब्जी को अर्बोरिकल्चर में हम श्रब्स यानी जो झाड़ियाँ उनका अध्ययन करते हैं, और फ्लोरिकल्चर में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। तो विकल्प नंबर 4 हो गया। लीची का खाने योग्य भाग बीज चोल नहीं है, सरल मासल पुष्पासन नहीं है, सरस बीजांड नहीं है। लीची का खाने योग्य भाग जो होता है क्या है? एरिल। लीची का खाने योग्य भाग एरिली होता है। उसके बाद हमारा आता है लिंग के आधार पर आम में किसी जोड़े के फूल होते हैं। तो आम में 3 तरह के पुष्प होते हैं, नर, मादा और उभयलिंगी। विकल्प नंबर 4 सही है, नर, मादा और उभयलिंगी। अगला, जल प्रयोग क्षमता सबसे अधिक होती है बाढ़ सिंचाई में, छिड़काव सिंचाई में, बॉर्डर सिंचाई में और बूंद। जल प्रयोग क्षमता का मतलब है कि पौधे कितना, जो हम खेत में जल दे रहे हैं तो उनका कितना % पौधे अपने काम में यूज कर रहे हैं। जितना ज़्यादा पौधों का उसका % पौधों को यूज हो रहा है, उसी को हम जल उपयोग क्षमता कहते हैं। तो इसमें टपक सिंचाई जो है, बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन जो होती है वो इसके लिए सही है। बाढ़ सिंचाई में तो बहुत ज़्यादा कम होगी। बैंगन का उत्पत्ति स्थान, बैंगन भारत में पैदा हुआ है, तो बैंगन का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा हमारा? भारतवर्ष। उसके बाद क्या, रोपाई के लिए साकेत 4। वैसे की नर्सरी के पौधों की अवधि होनी चाहिए। वैसे धान की नर्सरी की अवधि के लिए 25 से 30 दिन बताते हैं, लेकिन इस साकेत 4 को विशेष तौर से पूछ लिया क्योंकि इसके लिए 21 दिन की पर्याप्त होती है नर्सरी। अगला हमारा है, कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना रबी में हो जाता है, मसूर रबी में बोया जाता है, मूंगफली खरीफ में बोई जाती है, और मक्का जो है वो सारी ऋतुओं में बोई जा सकती है। उसके बाद, आलू का कंद रूपांतरित रूप होता है, जड़ का, तने का है। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। आलू तने का रूपांतरण है, और कंद होता है स्तंभ कंद होता है। मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है अधिक वर्षा वाले निचली भूमि में, जल जमा वाले में, ऊपरवार भूमि जो अपर लैंड होती है जहाँ पे वर्षा कम होती है, वहाँ पे जो होती है हमारी ऊपरवार भूमि जो होती है, वहाँ पे मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो आज हमारे हो गए जो 50 प्रश्न, और अगले 50 प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।